बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं सायरा कबीर आपके सामने मौजूद हूँ। पिछले 2 दिन से हम बहुत ज़्यादा औरत ओरिएंटेड टॉपिक कर रहे थे। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल वुमेंस डे जो था कल, उससे पहले भी हमने कहा था 1 दिन पहले से हमने स्टार्ट कर लिया ताकि ऑफ कोर्स वो चीज़ें, वो बातें जो हम करना चाह रहे थे वो हम कर सकें, क्योंकि 2 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। जब औरतों के हवाले से बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली टॉपिक आ जाता है जो कि आप लिंक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, और वो होते हैं बच्चे। क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि औरतें जो हैं उनका काम होता है बच्चे संभालना, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। बच्चा अच्छा करे तो अच्छी बात है, बच्चा बुरा करे तो यकीनन माँ की वजह से बुरा किया। तो माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोल भी माँ का है। कुदरत ने माँ को ही वो रोल दिया है कि माँ औलाद को बढ़ाए, पलाए, फुसलाए, उसको बड़ा करे, उसको ग्रूम करे, वो तमाम चीज़ें हैं। आज क्या बात करना जा रहे हैं? आज एक ऐसे जाविये से टॉपिक को लेकर जा रहे हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स हम औलाद के हवाले से बात तो करेंगे, लेकिन एक बहुत स्पेसिफ़िक टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी माएँ जब ख़ास तौर पे पहली दफ़ा माँ बन रही होती है, इनफैक्ट ख़ास तौर पे कह रही हूँ, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी दफ़ा बाद में भी बनती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में परेशान ज़रूर होती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा बात कब करेगा, बच्चा खाना कब, सॉलिड खाना कब खाएगा, बच्चे को खाना कब खाना चाहिए, बच्चे को पॉटी ट्रेन कब करना चाहिए, बच्चा 3 महीने का होगा तो उसको असूलन क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल और ऐसे डिजीज़ हमें बाद में पता चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सोच रहे थे कि शायद कुछ बच्चे की जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हैं, या कुछ बच्चे, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से करता है। कुछ बच्चे वक्त से पहले दांत निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे वक्त से पहले चीज़ें करना सीख जाते हैं, कुछ थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ की एबिलिटी थोड़ी स्लो होती है लेकिन वो ग्रेजुअली कैच ऑन कर जाते हैं, कुछ होती है जो नहीं कर पाते। आज के दिन जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो इसी हवाले से है कि बच्चों के माइलस्टोन्स, एवरेज माइलस्टोन्स क्या होते हैं, वो आज जानेंगे। और बेसिकली ख़तरे की घंटी कब बजनी चाहिए हमें, कि ठीक है यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे बच्चा माइलस्टोन्स नहीं अचीव करा तो फ़ौरन चले जाओ डॉक्टर के पास। जैसे बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारे डिजीज़ अगर वक्त पे आपने पकड़ लिए हो तो आप काफ़ी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं, बेहतरी के साथ मैनेज कर सकते हैं, ख़ुद भी कम अजियत से गुजरेंगे, बच्चे को भी कम अजियत से गुजारेंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आज इसी हवाले से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना ज़िंदगी के हवाले से तो सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती और सिर्फ इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें, बिल्कुल बोरिंग नहीं होता। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग गुजरेगा। हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल्स होंगे वो बिलीव मी बहुत एक्सपर्ट हैं, और वो हमें एक्चुअली बताएंगे कि मेंटल और फिज़िकल माइलस्टोन्स बच्चों के क्या होते हैं। हम सिर्फ लिटिल बेबीज़ के नहीं बल्कि उसके बाद भी आगे वाले बच्चों के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या होना चाहिए। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। आज हमारे साथ डालडा भी मौजूद है, तो जी हाँ, इस ब्रेक के बाद आप देखेंगे आज डालडा का हेल्थ सेगमेंट हमारे साथ। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉमिस क्या था, सबसे पहले खाना फिर बातें, तो मैं कुछ नहीं कहने वाली। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव आवर वेरी फेवरेट शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है? ज़बरदस्त। मुझे पहले एक बात बताएं। अच्छा, मेरी एक बात पहले। अच्छा चला, आप की जो लग तो हसीन नहीं है आप, हाँ। मगर वो जो एक फ्रेशनेस है ना, हाँ। वो गायब है। बहुत थक गई हूँ आज, थकी सुबह यार। तो वो फ्रेशनेस जो है ना, आपकी रेगुलर देख रहे हैं, हाँ। तो आज नहीं नजर आ रही, तो थोड़ा सा जो है ना अजीब। आज आप मुझे फ्रेश कर देना, आप खिला देखें पिला आज के। फिर आज नाश्ता आपका बेहतरीन होगा। नाश्ता आज सॉलिड होना चाहिए। मैं अभी तक सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया। आई एम श्योर आप लोग कर चुके होंगे या करने वाले होंगे या कर रहे होंगे, तो नाश्ता अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, नाश्ता अच्छा होना चाहिए। बच्चों के मुंह में स्कूल में ठुसाते वक्त वो हो रहा था, खा लो, फिर रास्ते में मामा उल्टी आ रही। मैं कहा चुप, खबरदार, कोई उल्टी नहीं करनी है। मैं सोच रही थी अगर रास्ते में उल्टी हो जाता तो आज तो मैं यहाँ नहीं पहुँचने वाली थी।
नाश्ता बच्चों का जो है ना, जिस तरह आपने बच्चों की बात कर रहे थे आप अभी, मैं सुन रहा था, तो नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, पूरे दिन में वो कुछ भी खाए मगर नाश्ता अच्छे से करके घर से जाए तो पूरा दिन बेहतरीन और रहता है। नाश्ता सही लगता है बॉडी में। बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे ऊपर ऊपर की होती है, नाश्ता सॉलिड है, चाहे पराठे ही क्यों ना खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। क्योंकि कंज्यूम हो जाता है बेसिकली। और बच्चों को तो ज़्यादातर जो है ना डेयरी आइटम, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, आपका चीज़, मिल्क, दही, इस तरह की जो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हो उतना अच्छा है, बटर, लेकिन इट्स ऑल राइट। फिर भी अगर कुछ भी नहीं तो बस खिला दें आप, बिस्मिल्लाह पढ़ के। डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखें क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हाँ वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, डन। तो खागीना आज बना रहे। एक्सीलेंट। पराठे मौजूद हैं। मैं तो टोस्ट को हाथ भी नहीं लगाने वाली, मैं तो सिर्फ और सिर्फ पराठा खाऊंगी। पराठा ये पहले से बना के रखा है। Thank you so और बाकी ब्रेड है। अच्छा हाँ। खागीना जो बेसिकली इसको कहेंगे कि आपका हैदराबादी जो नाश्ता लंच टाइम और डिनर टाइम होता है, तो उसमें साइड लाइन के अंदर आपकी दही वाली मिर्चें जो हैं सर्व होती हैं और पापड़ सर्व होते हैं। ओके। अच्छा, पापड़ में जो है आपका मूंग दाल पापड़, माश की दाल के पापड़, जितने भी लेग्यूम्स हैं हमारे, लेंटिल्स हैं, उनके पापड़ आपको इजीली मार्केट में मिलेंगे। और दूसरा जो ये दही वाली मिर्चें हैं, इनको फर्स्ट पिकल किया जाता है विनेगर में। स्मेल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पिकल किया जाता है और फिर उसके बाद इसके अंदर दही इसके ऊपर मैरिनेट करके कोट करके इसको धूप में सुखाया जाता है, फिर ये इस कंडीशन में आती है। और इसको स्पाइसी तो नहीं होते? मिर्चें नहीं होंगी, हल्की सी शार्पनेस होगी और सिट्रिक एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका। दही की वजह से? हाँ, दही और विनेगर की वजह से हल्का सी खट्टास होगी। और आपको पता है मिर्च और जब वो मिलता है तो फिर क्या उसका टेस्ट। तो ऑयल यहाँ पर हमने रखा है सबसे पहले। तो एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो हरी मिर्चें, जितनी भी हमारे पास पिकल मिर्चें हैं, ये हम ऑयल में शामिल करके एक देखते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर क्या है। स्लो, ठीक है जी। तो खागीना बनाने के लिए ऑयल मैंने इधर भी रखा है पैन में। वैसे मैं बताते चलूँ, स्क्रैम्बल का एक फॉर्म होता है खागीना, कई लोगों को पता होगा, मैंने तो शादी के बाद खागीना खाया है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, स्क्रैम्बल फॉर्म में ही होता है खागीना, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट करके बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो आप देखिएगा और इंशाल्लाह न्यू फॉर्म ऑफ खागीना ट्राई करते हैं। बिल्कुल। स्क्रैम्बल होता है चॉप वेजिटेबल्स में, चॉप ग्रीन चिली, चॉप अनियन, चॉप कोरिएंडर और थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर आपने ऐड कर दिया, काली मिर्च का पाउडर जिसको बोलते हैं, और हल्दी अगर ऐड करना चाह रहे तो वो हल्दी ऐड किया और वो खागीना हल्दी से रंग आता है ना थोड़ा, खागीना तैयार हो गया। बट यहाँ पर खागीना की जो स्पाइसेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट है, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, बस। जी बिल्कुल, ये अज्जा जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर अनियन आपने फाइन स्लाइसेस काट कर इसमें इस्तेमाल करना है। जितने बारीक अनियन जितनी बारीक कटेगी उतना ज़बरदस्त जो है ना इसका रिजल्ट ब्राउन होने जब तक आप उसको बारीक बारीक काटे हैं तो हम जल्दी से कॉल ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। कॉल दे दीजिए प्लीज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? खजीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बहुत क्या कहेंगी आप? ये कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत शो होता है आपका, और जो शेफ आपके साथ होते हैं उनकी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। थोड़े से टाइम में इतनी अच्छी रेसिपी बनाते हैं थोड़े से टाइम में, तो बहुत खूब मज़ा आता है। और मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अगर पूरी कर दें तो। रिक्वेस्ट करें। मुझे चिकन विंग्स बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे रेसिपी क्या बनाने? चिकन विंग्स बनाने। ठीक है ठीक है ठीक है। और सायरा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इतना अच्छा शो करने पर बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे लिए। जी, बहुत सारी दुआएं करनी है। जी हाँ, दुआएं तो आपके लिए होती ही है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मंजूर इलाही कोड नजीबुल्लाह हरीपुर से। कैसे हैं जलाल भाई, अंसारा बहन? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं, आप सुनाएं। बिल्कुल दिल से दुआएं निकलती है जनाब आपके लिए और मेरे प्यारे भाई के लिए, क्योंकि जब ये यहाँ आते हैं और हमें कोई चीज सिखाते हैं तो यकीन माने दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत स्वीट और बहुत प्यारे हैं हमारे जलाल भाई। जी बिल्कुल, बेशक, मंजूर भाई। और इंशाल्लाह मैं तो सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आपकी एमसीआर की टीम, कैमरामैन और मेरे तमाम देखने वालों को मंजूर का दिल से दुआओं से बड़ा सलाम पहुंचे जनाब, और बहुत प्यारा प्रोग्राम आपका जनाब। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज कोई रिक्वेस्ट करना चाहते?
या कोई सवाल पूछना चाहते हैं? लाल भाई ऐसी शख्सियत है जी कि हम इनको कुछ कह नहीं सकते, कोई फरमाइश नहीं करते, हमारे दिल को छू के गुजरने वाली, बगैर कुछ मांगे वो वैसे ही दे देते हैं ना। आप लोग सारे रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल सुबह का टाइम होता है, तो जैसे ये अभी ब्रेकफास्ट के लिए ये कुछ चीजें लेके आए, तो नेक्स्ट भी ऐसी कुछ चीजें ले आए, जैसे मेनीज के साथ अपना सॉसेजेस और साथ में कोई ऐसे ऑमलेट जो हम इजी और जल्दी बना सकें, ऐसी चीजें वो दिखा दे हमें बनाना। बस जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी एनर्जी ट्रांसलेट हो गई है। मंजूर भाई की जो एनर्जी है ना, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। हाँ ना, इतने फुल इमोशनली चार्ज हो के दिल से, बहुत वेरी स्वीट कॉलर, वी लाइक इट। रेगुलर है ये माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ इस तरह से आपने पापड़ भी डाल दिया। अच्छा, ये पापड़ जो है आप फ्राई भी कर सकते हैं और सेक भी सकते हैं। सेक भी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इतने क्रिस्पी तो नहीं होंगे ना? क्रिस्प हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हो जाते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस है, आपको ऑयल का इस्तेमाल इतना नहीं करना, तो आप इसको बेसिकली सेक भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, हमने प्याज भी डाल दिया है। प्याज अब लाल होने के लिए हमने छोड़ दिए। जी बिल्कुल, अनियन जैसे ब्राउन होते हैं आपके। ठीक है, ये ऑन है। ठीक है शेफ, मुझे जाना है ब्रेक की तरफ। बिल्कुल चलते हैं। जब तक आप मजीद पापड़ भी करेंगे? मैं पापड़ जब तक मैं फ्राई कर लेता हूँ और वापस आएंगे, इसका बेस बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑमलेट को फाइनल बेस बन रहा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है। ये हैदराबादी नाश्ता आज हम कर रहे हैं, इसमें और क्या क्या खास करने जा रहे हैं शेफ जलाल, वो देखेंगे। तो आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी गुफ्तगू को इतनी मज़ेदार होती है ना ब्रेक के दौरान कि मैं आपको क्या बताऊं, 14 तबाक रोशन कर देती है वो। लेकिन खैर, अभी हमने जो है वो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने अनियंस को ब्राउन कर दिए। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? मैंने अनियन हटा दिए थे ताकि ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए, तो वो जली जली टेस्ट आती है उसमें। तो अनियन को बिल्कुल आपने फर्स्ट तो क्रिस्टलाइज होंगे। कुछ खाकीनास में क्रिस्टलाइज अनियन इस्तेमाल होते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब है कि वाइट हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट, नरम हो जाते हैं जो, वो हो गए। और मेरी ये जो रेसिपी है, इसके अंदर आपने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद, हाँ बिल्कुल, जितने अंडे हैं, मतलब आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास 5 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन। ठीक है जी, तो यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। ठीक है जी, फिर इसके बाद नमक इसमें हस्बे जायका। ठीक है जी, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1/4 हल्दी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर जो है वो आपका ½ टीस्पून। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कलर जैसे ही इसका चेंज होता है, मुझे आपको एक बात बतानी है, कन्फेशन करना है। कन्फेशन ये है कि मैं बहुत सारी ख़वातीन की तरह एक वक्त था जब किचन में जाकर खाना बनाने से बहुत घबराती थी। एक बहुत सर का बोझ लगता था, ओ खाना पकाना आए कौन बनाए, यू नो। जब से मैंने शो करना शुरू किया है ना, पिछले 2.5 सालों से, आप जैसे शेफ्स के साथ रह कर ना, मेरे अंदर का एक मरा हुआ डूबा हुआ शेफ जाग गया, खाने पकाने वाली खातून जाग गई है। अच्छा, मेरी अम्मी कभी कहती है ना, मैं बड़े शौक से जब किचन में लगी होती तो क्या तुम थकी भी नहीं हो? मैं कहा अम्मी एक्चुअली डी स्ट्रेसेस में ऐसा होता है क्या? ऐसा क्रेजी पना होता है। एक पॉइंट आ जाता है क्योंकि बेसिकली आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं व्हेन यू कुकिंग। और मैं पिछले दिनों पढ़ भी रही थी ऑन द नेट कि साइंस ने अब एक चीज़ प्रूव की है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, अगर आप बर्तन धोए ना तो डिप्रेशन कम हो जाता है। हमारे पास यही है कि हम जब ज़्यादा टेंशन में आते हैं या मतलब प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, तो हम जाके किचन में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, काम करना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी जो टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती है और हम उस काम में इतने फोकस इतना उसमें हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रीन चिल्ली ऐड हो गई है। ठीक है जी, हरी मिर्चें स्लाइसेस में काट कर, और उसके बाद कोरिएंडर, धनिया फ्रेश। ठीक है जी, इसको आपने धनिया, another one of my favorite vegetables by the way।
धनिया किसी भी खाने पे अदरक के साथ और लेमन जूस के साथ आप जितनी भी करी दें उनके साथ ऐड करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त। इसके बगैर तो खाना नामुकम्मल। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ये करी आपकी बन गई। ऐसा लगेगा कि इसमें टमाटर है कि टमाटर नहीं डला हुआ है। टमाटर नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके बाद अंडा, ठीक है जी, और आप अंडे ऐसे रखेंगे जी बिल्कुल सैलेड सारे। वाड़े इसके बाद आपने हाँ नाइस, चलो जी। कबीर अगर अब आप देख रहे हैं ये तो ये जान लें कि आपको अब नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ऐसे मिलने वाला है, ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है। तो बहुत ही यमी हो रहा है ये तो। और ये आ गया इस तरह से डन। ठीक है, इसके बाद हल्का सा सॉल्ट ऑन टॉप और इसको आप कर दें कैप। फैंटास्टिक। और इसको छोड़ दें दम पे 3-4 मिनट के लिए। ठीक है जी, और ये जब कुक हो जाएगी, शेफ को अपना ट्विस्ट तो लाना था ना तो मैंने कहा मैं अपना ट्विस्ट अपना साथ लेकर आती हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो ये खागी ना नया बिल्कुल। और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो मैं भी ट्राई करूँ सबके गारंटी आपका सब शो खराब कर दूंगी खाकर। पक जाए एक दफा फिर ट्राई करते हैं, पक जाए और कैमरा शॉट हो जाए, उसके बाद आपको जितना तोड़ना फोड़ना है बेचारे को करते है ना, ऐसा ही है ना। मुझे प्रॉब्लम है, खा जाए आप सब। अच्छा जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कल मैंने कोट पढ़ा और कोट बहुत ज़बरदस्त है। आप मुझे बताइएगा आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे अब प्रैक्टिस करना है। मैंने पढ़ा कि ज़िंदगी में पॉज करना सीखो। गुस्से में आओ तो अपने आप को पॉज करो, गम में हो तो पॉज हो जाओ, नाराज हो तो पॉज हो जाओ, सबसे बेस्ट खुश हो भी तो पॉज हो जाओ। हर वक्त पॉज होना सीखो, क्योंकि जब आप पॉज होते हैं ना तो यू लर्न टू लिव इट। एंड मेनी टाइम्स आप ज़िंदगी में बुराई को थोड़े वक्त के लिए टाल भी देते हैं, अपने आप को कूल डाउन कर लेते हैं, तो रिएक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है जब आप पॉज होने का जो सीन है वो यही है कि खामोशी इख्तियार कर लो। एग्जैक्टली। तो गुस्से में जब भी आपको गुस्सा है, मैं तो यही करता हूँ, मैं उस जगह से उठ जाता हूँ। हाँ ठीक है। और जैसे आप लगते हैं इस किस्म के, हाँ, आप आउटबर्स्ट वाले लगते नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम जलाल है तो तुम्हें गुस्सा बहुत आता होगा। हाँ। और लिटरली गुस्सा आता है, ये नहीं कि नहीं आता, गुस्सा आता है, मगर मैं उस टाइम पर या तो उस जगह से निकल जाता हूँ या खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। किसने सिखाया आपको? चलते चलते जो हमारी चलते खुद सीख गए। चलते चलते जो इस फील्ड के अंदर लोगों से मिलते गए, पता चलता है बहुत ज्यादा। जब गुस्सा आने लगा आपने कहा अगर ये होगा तो मैं तो कुछ और ही जलाली बन जाऊंगा। मेरे लिए इससे पहले कि कुछ और सीन होए, हाँ, अपने आप को चेंज करें, अपने दिमाग को या दिल पे आप कैसे संभालेंगे अदरवाइज। अच्छा जी, ऑमलेट तैयार है। ठीक है, अगर आप इसको फुल डन करना चाहते हैं तो ज़्यादा पकाएं, अदरवाइज इसको आप इस तरह ताकि इसकी जर्दी जो है हमें जैसे पसंद है, मुझे तो भाई वैसे पसंद है जर्दी। अगर टूटे और टूटे ना, मैं तो बिलीव मी मैं फिर वापस बनवाती हूँ। आई एम सॉरी, मीडियम टू आपको पता है ऐसा होता है। अगर मेरी जर्दी पक जाए ना, मैं वापस अंडा बनवाती हूँ। लिटरली मेरे साथ ये है। और मैं तो खैर लाल प्याज के साथ खाती हूँ, मक्खन के साथ। मेरा ट्रेडमार्क नाश्ता होता है, बिल्कुल देसी, बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो ये आपका। अच्छा, अब आप इसको जब तक निकालेंगे मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ठीक है, तो आप अल्लाह हाफ़िज़ कह दें ताकि फिर हम आपकी जो डिश है उसको बाद में दिखा दें सबको। ठीक है जी। बस ये निकाल कर मैंने प्लेट में रखना है। हाँ। और बाकी पापड़ और पराठे और ब्रेड के साथ वो तो हम दिखाएंगे ना, खाना तो हम सिखाएंगे खाना। आप अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया आपने। थैंक यू वेरी मच जी। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलवाएंगे आपको आज के दिन के एक्सपर्ट से। बताते चलो एक दफ़ा फिर, सारी मजाक मस्ती एक तरफ, आज हम जो है शो कर रहे हैं बच्चों के माइलस्टोन्स के हवाले से। माइलस्टोन्स किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। इन्होंने मेरा
मुझे कट नहीं किया है, मुझे हलाल करके इन्होंने खाने को पहले दिखाया। आप देख सकते हैं प्रायोरिटी किसी को दी जा रही है यहाँ पे, लेकिन आई डोंट ब्लेम देम रियली। इतना यमी, इतना डिलिशियस लुकिंग नाश्ता अगर सामने हो तो यकीन जाने मुझे भी बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मुझे दिल चाह रहा है मैं अटैक कर लूँ इसके ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स क्या करें, मजबूरी है। पहले आप सुने मुझे और फिर मैं ब्रेक के दौरान ट्राई करके दिखाऊंगी आपको कि कितना यमी बना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाश्ते होते हैं जो कि आप हाथ से खा रहे होते तो वो दे डोंट लुक वेरी प्लीज अपीलिंग एक्चुअली। सो वो हम बाद में रखेंगे। मिलवाती हूँ आपके हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमारे पास आज एक्सपर्ट्स हैं, एंड आई लिटरली मेंट इट, आई मीन लिटरली स्पीकिंग एक्सपर्ट हैं जो हमारे पास आज यहाँ आए हैं और हमें बताएंगे कि चिल्ड्रन बच्चों के माइलस्टोन्स क्या होते हैं और किस किस टाइम पे उनको क्या क्या अचीव कर लेना चाहिए। बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, कोशिश करेंगे उसको जितना ज़्यादा कवर कर सके उतना अच्छा होगा हम सब के लिए, हम सब की लर्निंग हो जाएगी। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ अपने एक बहुत ही अमेजिंग हैवी ड्यूटी गेस्ट से, हैवी ड्यूटी नॉट लिटरली बट जनरल वैसे कह रही हूँ मैं आपको। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इकबाल मेमन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर क्लैरिफाइंग कि आई एम नॉट। मैं अभी अटैक मुझ पे भी होने वाला है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। गुड, आज अच्छी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। वेल थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है क्योंकि माय नीस एक्सपायर्ड 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम सीरियस डिजीज, उसकी ले गए बॉडी हैदराबाद में। एक्चुअली प्रोग्राम की वजह से रुक गया, मेरी फैमिली जा चुकी है। आई हैव टू गो आफ्टर दिस प्रोग्राम, आई विल गो। I'm so sorry. It's a bit heavy. No, I can imagine stressful. ये स्ट्रेसेस के हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है डॉक्टर साहब आपसे, और लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आवर मेन पर्पस ऑफ द शो इज़ कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। साथ ही हमारे पास एक और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, पहले भी आ चुकी है हमारे पास शो में। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मारिया रेहान। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? आई एम गुड। ज़बरदस्त। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। मुझे जल्दी से पहले तो आप समझाएं मुझे, हमारे व्यूअर्स को, कि माइलस्टोन्स का मतलब क्या होता है? माइलस्टोन्स तो मेरे ख्याल से बहुत ही जनरल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे निशान लगे हुए होते हैं, चाहे वो माइलेज के बताएं, चाहे किसी तरफ इशारा करें। इसी तरह कि भाई इस जगह पे यहाँ मुड़ जाएं तो ये एक वो भी माइलस्टोन के अंदाज में आता है, मगर यूजुअली 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के निशान लगे हुए होते हैं। इस तरह बच्चों में माइलस्टोन्स जो हैं वो ये है कि इंसान का बच्चा एक बहुत ही फीबल बच्चा होता है। जब पैदा होता है वो अपने तौर पे सर भी नहीं उठा सकता उस टाइम पे। बिल्कुल। तो वहाँ से लेके ये जर्नी जब अपने एडल्टहुड या चाइल्डहुड को पहुँचती है, जिसमें वो जिस्मानी, जहनी, ज़बानी और गोयाई और अंडरस्टैंडिंग के सारे जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं वो अचीव करते जाते हैं मुख्तलिफ मराहिल पे। और वो वक्त एक तयन यूँ नहीं है कि 1 साल का बच्चा हो गया यानी फर्स्ट बर्थडे पे वो हर काम होगा। फर्स्ट बर्थडे के लगभग वो काम होगा। तो रेंज होता है, रेंज होती है, ऑलवेज अ रेंज। ये रेंज आप हमें प्लीज बहुत अच्छी तरह समझाइएगा भी, और ये भी बताइएगा कि खतरे की घंटी कब बजनी होगी ऑफ वेरियस माइलस्टोन्स। ये मुझे पता था, माइलस्टोन्स का असल मायने और असल तरीके का डॉक्टर साहब ही समझा सकते हैं, बिकॉज इनका काम है। मैं इनकी उर्दू भी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, हर तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वालिफाइड है। सो बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बच्चों की ऑफ कोर्स फर्स्ट 1 ईयर के माइलस्टोन्स पहले जानेंगे और फिर देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स टॉडलरहुड एंड उसके बाद आगे चाइल्डहुड की तरफ। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी थर्ड गेस्ट भी आ चुकी है, पहले उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट एंड वेरी गुड फ्रेंड अरफा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। बहुत सारा कवर करना है हमें, कंटेंट बहुत निकालना है, इसलिए मैं चाहूँगी वेरी क्विकली डॉक्टर इकबाल आपकी तरफ आएँ। फर्स्ट 1 ईयर ऑफ अ चाइल्ड, माइलस्टोन्स आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा दिया हमें। अब पहला 1 साल का जो माइलस्टोन्स है, जो एक माँ या बाप या घर वालों को नज़र में रखना चाहिए, वो क्या होते हैं? देखिए, माइलस्टोन्स मुख्तलिफ एरियाज़ में होते हैं। मसलन गर्दन का पकड़ना, हाँ, मसलन बैठना, और मसलन खड़ा होना पैरों के बल पे
और पकड़ के खड़ा होना और फिर चलना शुरू होता है दूसरे साल में बेसिकली, मगर कुछ बच्चे थोड़ा पहले कर लेते हैं। तो ये है मोटर, मेजर मोटर होते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे ग्रुप जो पट्ठों के हैं वो आपके जिस्म को खड़ा करते हैं। और ये अमूमन सर से लेके पैर तक होता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला फर्स्ट 1 मंथ में, पहला महीना बच्चे की क्या चीज़ें होती हैं, कुछ नज़र आता है? हाँ, वो एक्चुअली पहचानता है और आवाज़ को और स्मेल को पहचानता है। ओके। तो जब फीमेल वॉइस होगा और कंट्रास्टिंग कलर्स होंगे, ब्लैक एंड वाइट एंड रेड, शार्प कलर, खुसूसन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वो पहचाने जाते हैं। अच्छा। और वो करीब में 6 इंच के 12 इंच के करीब तक देख सकते हैं। अच्छा। और फीमेल फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसके अंदर आपको वो जब पहचानते हैं ना, तो उनकी रिस्पांस और क्राई और शीक कम हो जाती है। फीमेल वॉइसेस को वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड दिस इज़ कुदरत। एंड उसके बाद उसमें गर्दन और बाजू को अभी हिला नहीं सकते और गर्दन और बाजू को पकड़ नहीं सकते, मगर उनका सांस लेने का तरीक़ाकार नाक से है। और हमारे पास अमूमन ये प्रॉब्लम नाक के बंद होने की वजह से हो जाता है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या रो रहा है उसमें। बहरहाल सोशल जो एक्टिविटी है वो यहाँ तक लिमिटेड है कि विजुअल है। पकड़ सकता है, उंगली पकड़ सकता है। वो फिजिकल रिस्पॉन्स से हम उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्स है। आप उनके पाम को हाथ लगाएं तो वो पकड़ लेगा, तलवे को पैर उंगली लगाएं तो यूं ऐसे लगेगा जैसे प्लांटर ग्रिप हो रही है, यानी पैर का भी सुकेड़ने की अंदाज ऐसा होगा जैसे पकड़ रहे हैं। तो वो एक रिफ्लेक्स होती है। ये जब तक इसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी इसके अंदर ऊपर दिमाग का काम नहीं होता है, ये एक प्रोटेक्शन होती है। तो कहीं टच हुआ, आप उनको पेट पे अमूमन लोग गुदगुदी होती है, टिकल होता है इनको, आप उनको जैसे यूं करेंगे तो टाइट कर लेंगे। तो दिस इज डिफेंसिव। और इसमें कई मरतबा हमारे पास माएँ आती हैं, जब वो मालिश करती है ना तो बोलते डॉक्टर साहब उसका पेट बड़ा सख्त हो गया, हाँ टाइट हो गया डॉक्टर साहब, वो पता नहीं इसका पेट बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद वो किसी वजह से अगर रोएगा तो वो अम्मा कहेगी ये पेट की वजह से, और जब वो रोएगा तो पेट भी टाइट हो जाएगा, बोलिए पेट बहुत टाइट सख्त हो गया। तो भाई उसके पेट के अंदर ज़रा प्यार से हाथ लगाए क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। बहरहाल ये पहले महीने में जब हमने मुझे वहाँ पर लिमिट किया तो उसके अंदर इनकी ज़्यादातर गोयाई और नज़र का कमाल होता है। अच्छा, सर में यहाँ पे गैप होता है इनके हल्का ये सा? हाँ, ये इसको हम एंटीरियर फोंटेनल कहते हैं। यहाँ पे ये चार हड्डियाँ हैं, 2 यहाँ की हैं, इसको फ्रंटल बोन्स कहते हैं, 2 पैराइटल बोन्स हैं, ये आकर यहाँ पे मिलती हैं। तो इस जगह पे एक थोड़ा सा ओपनिंग होती है। ये कुदरती दिमाग को बढ़ने का 40% ब्रेन जो बढ़ता है पैदाइश के बाद उम्र भर में 40% पहले साल में होता है। ओके। तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये जो जोड़ हैं ये भी खुले हुए होते हैं, ये बंद नहीं होते हैं, और ये एरिया भी खुली हुई है ताकि ये लचक रहे। और ये 18 माह 1 साल पे अमूमन बंद हो जाता है, मगर 18 माह तक जाकर बंद होता है। तो हर चीज़ के अंदर माइलस्टोन हुआ, ये भी माइलस्टोन है कि जी ये जो है वो शुरू में खुला रहता है। एक दूसरा ऐसी ओपनिंग होती है जो पीछे की साइड में होती है, दूसरी 4 बोन्स के बीच में, उसको हम पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं। वो अमूमन 3 अगर खुला महसूस होता है तो 3 माह तक अमूमन बंद हो जाता है। अच्छा, मैं एक सवाल, एक ट्रिकी सवाल पूछूंगी, फिर मैं कॉल की तरफ जाऊंगी, ठीक है? सवाल ये है कि आप जब एक महीने के या 40 दिन के बच्चे को देखते हैं, आप क्या चीज़ें चेक करते हैं? बहुत सारी, खुसूसन में इनकी रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। अच्छा, यही रिफ्लेक्सेस यानी हाथ, और फिर आप उसको थोड़ा सा यूँ जर्क देंगे ना तो उनको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। हाथ यूँ खोल के फिर यूँ सुकड़ लेंगे, पैर भी उसके साथ, यानी चारों हाथ पैर चौंकने के अंदाज में खुलते हैं, तो होना चाहिए, और फिर बंद होते हैं। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है शुरू के महीनों में, ठीक है। और इस तरह आप उनको अगर यहाँ पे स्क्रैच करेंगे साइड पे तो ये जिस्म को सुकड़ लेंगे। आप उनको हाथ के ऊपर औंधा रखेंगे, हाथ के ऊपर आ जाते हैं, हाँ, पेट के बल, हाँ पेट के बल, तो गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं अगर प्रीमेच्योर है। अच्छा। अगर नॉर्मल न्यूबॉर्न है, एक्टिव है, तो वो गर्दन को अपनी जिस्म के लेवल पे ले आएगा और थोड़ी देर के लिए पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा। सर उनका भारी में भारी है। और इनको जो एक ख़ास बात है जो अमूमन हमारे यहाँ आदत होती है ना, बच्चे को तकिया देते हैं। जी जी जी। देखिए, सर बच्चे का जो है वो अपने इसके जिस्म से बड़ा होता है न्यूबॉर्न का, और हमारा सर जो है वो अपने जिस्म से छोटा होता है। हाँ। तो हम तकिया रखते हैं ताकि हमारा सर बहुत ज़्यादा पीछे न जाए, आगे न जाए, और हमें नींद आराम से आए। मगर छोटे बच्चे के लिए तकिया लगाते हैं। अब वो पहले ही सर बड़ा है तो इसके मानंद हो जाता है कि आप अपना सर जो है ना यूँ झुका दें, उसका बस आप सर यूँ सुकेड़ देते हैं, तो ये गले की जो नरगट की हड्डी होती है, कार्टिलेज होता है, वो किंक होता है,
और बच्चे उसके अंदर हकीकत में बार बार जल्दी जल्दी परेशान करते हैं। थोड़ी देर तक तो जोर लगाते हैं, उसके बाद रो जाते हैं, फिर रोते हैं। पर बच्चे अल्लाह ताला में लचक तो बहुत है, उसूलन तकिए की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा प्रीमेचर या छोटे होते हैं वजन में, उनके हम गुद्दी के नीचे थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ताकि शोल्डर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए, तो उनका ये जो गर्दन का हिस्सा है ना वो स्ट्रेट रहे। और मैं अमूमन हमारे स्टूडेंट्स को और साथियों अम्माओं को कहता हूँ कि देखो आप यूँ करें कि यूँ आराम से सीधा गर्दन रख के और सांस लें, और फिर उस थोड़ी को नीचे ले जाए और फिर सांस लें। आपको खुद ही रेजिस्टेंस में महसूस पता होगा कि आप जब खुद मूव कर सकते हैं तो यूं करके सांस लेना ज़्यादा मेहनत तलब है, अनकंफर्टेबल होगा, और यूं बहुत पीछे ले जाना भी अनकंफर्टेबल। बिल्कुल, तो इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर बैलेंस। हाँ, मगर ये सर बड़ा है इस वजह से मैं ठीक है। अच्छा, वी हैव टू टेक अ कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिस्टर अब्बास बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल मुझे आपकी डिस्कशन से हटकर है, लेकिन है बच्चों के हवाले से ही। मैं पता करना चाहती थी, मैं तकरीबन 7.5 साल का बेटा है और उसका वेट 38 kg है। तो मैं थोड़ा सा वेट के हवाले से डॉक्टर से पूछना चाह रही थी कि मतलब किस तरह हम बच्चों का वेट कंट्रोल करें। हालांकि उसकी डाइट इतनी नहीं है कि बस वो है कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल है, बल्कि बहुत ज़्यादा वो स्पोर्टी नहीं है। तो थोड़ा सा इस हवाले से पता करना चाह रही थी। कोई आपको सवाल पूछना है इनसे? नहीं, मैं जनरल जवाब दे देता। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने कॉल किया, आपको जवाब देते हैं। ठीक है, अनदर कॉल, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये वजन ज़्यादा होना भी एक बड़ा मरज़ है, इसको हम कहते हैं डबल बर्डन। एक बहुत कम वजन, एक बहुत ज़्यादा वजन। इनका वजन बच्चे का बहुत ही ज़्यादा है, 28 किलोज। 38 बोला, 38 7 ईयर्स पे 24 के बजाय 38, 14 किलो ज़्यादा है। इनके देखिए दो बहुत बड़े उसूल होते हैं। एक, आप इनटेक में ज़्यादा नहीं खाते, ज़रूर नहीं खाते, मगर आप जूस पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप सिरप पीते हैं, शुगर चीज़ें खाते हैं, ये चिप्स स्लांटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये इनके अंदर बहुत कैलोरीज है मगर न्यूट्रिशनली बेकार है। और ये उसके ऊपर से हमारा मोबाइल और आईपैड, टीवी, कंप्यूटर, उसके ऊपर बैठ बैठ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके ऊपर ही खेल रहे हैं जी। और मैंने बच्चे को खेलने के लिए दिया, भाई ये खेल में आपके जिस्म की एक्सरसाइज होती है। अगर कोई मर्सिडीज़ गाड़ी भी हो जो कि अच्छी समझी जाती है, उसको आप खड़ा कर दें, चलाए ना, तो क्या होगा, बैठ जाएगी। भाई आपके बच्चे की मशीन बहुत अच्छी है, मर्सिडीज से भी बेहतर है, आप उसको चलाएं, यानी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब हमारे शहर के हालात ऐसे हैं कि रोडों पे गली में निकल नहीं सकते, रोड है नहीं, पार्क बंद हैं, पार्क खा गए हैं जो भी खा गए हैं। और जनाब किस किस गम को रोएं हम। तो बच्चों को एक्टिविटी नहीं है। फिर हमारे पहले होते थे घर साथ में होते थे 10 घर, उनके अंदर बच्चे खेलते थे आपस में। अभी क्या है जनाब कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, उन बच्चों को अम्मा को ये भी काम करना है, अम्मा को फोन पे बात करनी है, अम्मा को कुकिंग भी करनी है। अब अम्मा बच्चे को के साथ कहाँ तक बैठेगी और अम्मा कितना एंटरटेन करेगी? कर तो सकती है मगर बहरहाल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देखिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हम ये भूल जाते हैं। हाँ। फोन पे या टीवी पे बैठना फर्ज नहीं है, फर्ज ये है इनके साथ टाइम देना है ताकि उनसे कम्युनिकेशन हो और उनको खिलाओ। आप उसके साथ बॉल खेल सकते हैं, बॉल फेंकें, बाल बच्चा लेके आप बच्चों को फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, थ्रो बॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें। ब्रेक पे जाना है मुझे और मैं बाकी दो गेस्ट से भी मुझे की तरफ जाना है, लेकिन अब आप मुझे फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर का वेरी क्विकली सम अप करेंगे। पहले एक कॉल लूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस जवाद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। कैसी है मिसेस जवाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर इकबाल मेमन से एक सवाल पूछना था जी। मेरी बेटी अब 1 साल और 2 महीने की हो रही है, लेकिन शी इज़ नॉट वॉकिंग। 14 महीने की शी इज़ नॉट वॉकिंग। ठीक है, तो आपको बताते हैं, देखो बताते हैं जवाब। थैंक यू सो मच। इज शी टॉकिंग? कुछ बार बोलती है? नहीं वो चलेगी। चलो मैं अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैम रबिया। जी रबिया, मैं बात करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। बोलें, पूछें। मेरा बेटा 3 साल 3 महीने का है, बट डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अभी वो जब छोटा था और अभी उसका ये प्रोसेस है कि वो उसको
उसका ना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं ठीक है बिल्कुल भी, मतलब हर रात सोने से पहले मुझे उसे जरूर कोई ना कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। उसका मतलब नाक हमेशा मतलब चलता है। हर घर की कहानी है ये रबिया हर घर की कहानी है। डॉक्टर साहब ये क्यों है कि हमारे फीडर वाला बच्चा है, बच्चा फीडर वाला है? हाँ जी फीडर है। डॉक्टर साहब के पास जब भी लोग जाते हैं फीडर गायब कर देते हैं, लेकिन एंटी फीडर हैं, बताते हैं आपको, और बहुत सारी बातें भी बताएंगे आप, मुझे बहुत सुनने को मिलेगी यहाँ पे लाइव। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ ताकि जो सुनना सुनाना हो हम ब्रेक के दौरान कर लें यहाँ पे, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास कॉलर थी जिनका सवाल था, आप बताएंगे डॉक्टर साहब? एक था इस्लामा में से 14 महीने वाले बच्चे का कि वो चलता नहीं है। ठीक है। तो चलना अमूमन चलने की भी स्टेजेस हैं। एक होता है कि आप खड़े हुए और हाथ पैर के साथ यूं सरकते चलते हैं, इसको डॉल की तरह वॉक है और जिस्म को बैलेंस नहीं हुआ। उसके बाद आप रवानी से चलते हैं मगर जिस्म को स्टिफ पकड़ते हैं। उसके बाद आप बाकायदा अल्टरनेटिंग अंदाज में चलते हैं, पैर और हाथ। ठीक है, ये स्टेजेस हैं। तो चलना से मुराद ये बच्चा मुझे पकड़ के भी तो चलते हैं बच्चे। ये 1 साल पे ये अचीव होता है कि बच्चा पकड़ के चलेगा, क्रूजिंग हम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये एक दिन पे नहीं होता, इसके एक रेंज होती है। ठीक है। मसलन आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जो 9 और 10 माह पे खड़े होकर पकड़ के चलते हैं और हत्ता हाथ छोड़ के भी चलते हैं, भागना का मगर खैर फ्रीली चलते हैं। हाँ। मगर दूसरे मिलेंगे जो आपको 12, 14 और 15 माह के करीब मिलेंगे। मगर ये भी देखिए ना, एक तो है कि उनकी जिस्म की काबिलियत और एबिलिटी क्या है, दूसरा उनके अंदर कुछ ऐसी अनासर कम होते हैं जैसे विटामिन डी और कैल्शियम, जिसकी वजह से वो खाने में नहीं मिलते। तो ये कुछ बच्चे ओवर पैम्पर्ड भी होते हैं, माएं गोद में लेकर भी जाते हैं, भी चलते हैं। और हाँ यू हैव टू गेट, अच्छा बच्चा गिर गया फिर छोड़ेंगे नहीं, अरे गिर जाता है, अरे गिर जाता है, चोट लगेगी, तो डर के भी नहीं छोड़ते हैं। आप उनको ट्रायल देंगे, उनको ट्रायल देंगे तो चलेगा इंशाल्लाह। द वे इट इज। हमारी आपकी तरफ आते हैं, हम हमारे ये माइलस्टोन्स ऑफ कोर्स चलते रहेंगे और आगे भी बात करते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं, अगर हम बच्चों की ही बात करते हैं तो बिकॉज यू आर एन एजुकेशनिस्ट, बच्चों को ये जो हम 18 महीने में स्कूल डालना शुरू कर देते हैं, क्या बच्चा 18 महीने में कुछ सीखता है? वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस ट्रेंड से और बहुत तकलीफ़ होती है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ताल्लुक़ स्कूल से होने के बावजूद भी, और ये कि अपनी रोज़ी रोटी की मैं कहूँगी कि वास्ता ताल्लुक़ होने के बावजूद भी मुझे मेरे अपने वालिद ने भेजने नहीं दिया था स्कूल। नहीं भेजने दिया था मेरे बच्चों को, ना मेरी बड़ी बहन के बच्चों को भेजने दिया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप अपनी जो पहली दर्जगाह है अपनी गोद से नोच के फेंक देंगी जाके स्कूल में, और उसके बाद फिर आप ये कंप्लेन करेंगी कि मैंने इतनी अच्छी तरबियत की और तब भी ये ऐसे निकल गए, क्योंकि अभी ये पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुए। तो मुझे तकलीफ इस बात की भी है कि पेरेंट्स की कंप्लेन भी अपनी जगह बजा है कि अब अगर अब तो द सिस्टम हैज बिकम सच दैट इफ यू डोंट, तो आगे एट द टाइम ऑफ द बर्थ और उससे पहले रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, तो अगर हम ना कराएं तो हम जाएं कहाँ? फिर अच्छे स्कूल्स उनको एडमिशन्स नहीं देते। फिर दूसरा सवाल, ये जब छोटे बच्चों को 18 महीने के बच्चों को या 2 साल के बच्चों को आप जब स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं तो उनकी असेसमेंट की जाती है और नेचुरली वो बच्चे रोते हैं, वो नया अनफेमिलियर फेस देखते हैं और रोते हैं। तो फिर उनको बोला जाता है कि चाइल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर द स्कूल और मे बी उसको फेल कर देते हैं उस बच्चे को, यानी वो बच्चा इस दुनिया में अपना पहला कदम लेने से पहले ही He's a failure. You've marked that child as a failure. बिल्कुल। और ये पेरेंट्स को बहुत बात अफेक्ट करती है। हाँ। जैसे मैं अभी वो फोन कॉल सुन रही थी, और कंपैरिजन भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी, वो एक कॉलर भी थी, मैं कही थी परेशान मत हो, क्योंकि मेरी अपनी बेटी बहुत देर से चली है, उसने बोला बहुत जल्दी और ऐसा बोला कि हम हैरान रह गए कि मेरी एक रिलेटिव का नाम शाहिदा है, तो वो बैठे बैठे उसने एकदम से भरे मजमे में बोला शाहिदा, एंड हम लोग जरा परेशान हो गए कि ये कहाँ से आवाज निकली है, कैसे बोला इसने, एंड शी वॉक्ड वेरी लेट। और दुनिया ने टोक टोक के मेरा हाल बुरा कर दिया था, अजीब अजीब वसवसे दिमाग में डाल दें। बिल्कुल। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि व्हेन दैट चाइल्ड हैज बीन मार्क्ड एज अ फेलियर, तो वो पेरेंट्स कितने भी एजुकेटेड हो,
आप डॉक्टर साहब अग्री करेंगे और आप भी, और साइकोलॉजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, कितने ट्रेंड हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारी इमोशंस चेंज हो जाती हैं। मैं जरा इसको कहना चाहूँगा, लगाएं तड़का लगाएं डॉक्टर एक बार। इसके अंदर देखिए, दिस इज नॉट एजुकेशन, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तोतागिरी है, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपके बच्चे की जो तरबियत है ना, एक होता है तोते वाला सर्टिफिकेट वाला पढ़ना, एक होता है तरबियत। हम तरबियत नहीं कर रहे हैं और हमारे माशरे की काफी बुराइयां इस तरबियत में नहीं है। अग्रीड, टोटली अग्रीड। अब ये सही है कि पहला स्कूल घर है, हाँ। और वो हमने छोड़ दिया, हाँ। ये ग्लोरीफाइड बिजनेस है। जो 5 साल से पहले स्कूल है, वो स्कूल नहीं है, वो डे केयर सेंटर्स हैं। वो वहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, और बच्चों को कहीं बिठाने के लिए छोड़ के ग्लोरीफाइड जगह पे और फिर चले जाते हैं। ठीक है, वो हमने गलत उठा लिया। बिल्कुल। अच्छा, इसी बात को अब आगे अरफा आपकी तरफ भी लेकर जाते हैं। जो छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आई रिमेंबर डॉक्टर इकबाल टेलिंग मी वन थिंग, छोटा बेबी, मेरे तो तीनों इन्हीं के पास गए, तो तीनों टाइम पे मुझे बोलते थे ये तो 2-2 घंटे वाली की कहानी नहीं, चाइल्ड शुड ऑलवेज बी फेड ऑन डिमांड। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो वेस्ट को फॉलो करने के चक्कर में बच्चों को कोर्ट में या दूसरे कमरे में सुलाते हैं, निंदे लाइक कि हमने वहाँ पे वो रख लिए, स्पीकर्स रख लिए, हमें आवाज़ आ जाएगी, यू नो, या व्हाटएवर ऑडियो सिस्टम रख लिया, वी वुड नो कि बच्चा रो रहा है। लेकिन वो बच्चा घबराता है। बाद में ये भी प्रूव हो गया साइंस के थ्रू कि भाई बच्चा माँ से लग के जिस तरह कंफर्टेबली सोता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे ये बताएं, वो बच्चे की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हवाले से अगर मैं बात पूछूं कि वो स्ट्रेस कब होता है और कब वी शुड कॉल इट क्विट्स, कि अच्छा अब इतना रोना भी अच्छी बात है, इतना रोना अच्छी बात नहीं है, इसका जवाब लूंगी, पहले कॉल लूंगी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? तारिक बात कर रही हूँ। कैसी हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, और आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के हवाले से जी। तो सायरा, मैं एक बात करना चाहूँगी कि पहले ये होता था कि बच्चे जब रात में सोते थे तो जो उनकी दादी होती थी तो उनको लिटा के कलमे वगैरह बताते थे जी। सबसे पहले तो ये था, बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती थी, साथ में अपने कलमा वगैरह पढ़ा दिया। आजकल ज़्यादातर नहीं ये बात हो रही ना। बिल्कुल, मैं इस हवाले से कहूँगी कि बच्चों को, जैसे अब मेरा बेटा माशाल्लाह है, मैं उसे रात में सारे कलमे पढ़कर सुनकर फिर मैं उसे सुलाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। इस हवाले से बच्चों को एक तो अपने दीन के बारे में बताएं, अपने पाकिस्तान के बारे में, ये सब तरबियत में बेसिकली शामिल हो जाता है, शामिल होता है। तो जाहिर है वही अभी जो बात कर रहे थे कि घर से जो स्कूल होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपके लिए। जी जी, जल्दी बताएं। हेलो, दुआएं आपके लिए। ओह, दुआएं, अच्छा जी। एक और कॉल आ गई है, जल्दी से दे दें, इतनी कॉल्स आ गई आज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू जगल एवरीथिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? राजनपुर से मंजर कुलाची अर्ज कर रहा हूँ। राजनपुर जी, बोले। डॉक्टर साहब से एक बात करना थी। मेरे भतीजा हैं, 12 साल उम्र है उनकी। 12 साल, ओके। तो वो जो है, उनकी कोई नशो नुमा का मसला है। आवाज बढ़ा दें प्लीज। सेहत भी अच्छी है बच्चे की, कान कार्ड भी अच्छा है, लेकिन वो अपनी बात का इजहार नहीं कर सकता। उसको यानी कि बिस्तर पे पेशाब करना और ये मसाइल उसके उस वजह से परेशानी है। नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता है। बात बहुत यानी कि करेगा तो एक बात करके फिर आगे पूरा फिक्रा जुमला अदा नहीं कर सकता। उसके लिए पूछना था कि डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपको? जी हाँ, हकीकत में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू बता रहे हैं राजनपुर से। पेशाब, बिस्तर में पेशाब आ जाना इस उम्र में इलाज याफ्ता चीज़ है, मगर ये एक आम चीज़ फैल नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे को यूँ पेशाब नहीं आना चाहिए। तो इसको कभी दवाइयों का लेना पड़ता है, मगर पीछे से कुछ बीमारियों को भी ध्यान देना पड़ता है और डाइट को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बोलने, तो स्पीच डिले सॉर्ट ऑफ है या कम्युनिकेशन का इशू है। उसके अंदर भी हकीकत में पूरी इवेल्यूशन के बगैर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। हाँ। मगर हाँ, इनके ये मामला दोनों इलाज याफ्ता है, उनके लिए अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या किसी अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, मगर ये पीडियाट्रिशियन का कहानी है, उनके पास जाएं ताकि वो ज़रा इवेल्यूट भी कर लें कि उस माहौल और सूरत हाल क्या है, और उसके साथ शायद कुछ टेस्ट भी करने पड़े और फिर वो आपको मशवरा दे देंगे। ओके जी, वक्त हुआ अब एक ब्रेक का। अरफा, आई एम सो सॉरी, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इस हवाले से जो हमने स्ट्रेस के हवाले से बच्चों की बात की, उसको आपसे ज़रूर जानेंगे, तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। आरफा, ओवर टू यू। गुड रोना, बैड रोना, क्या कब बच्चे को रोने की इजाज़त दें, कब ना रोने दें? अच्छा, आपने खुद ही बता दिया, एक गुड रोना होता है, एक जो है ना रोने वाली यानी बुरा रोना होता है। डिफरेंस यही है कि एक बच्चा जो बिला वजह की ज़िद जो होती है, हाँ। क्योंकि आप बच्चे को हैबिचुअल बना देते हैं, उसे रीइंफोर्स करते हैं। समटाइम्स बच्चे ने ज़िद की, अम्मा ने कहा अच्छा ये रो रहा है, चलो मैं कुछ और काम नहीं कर सक रही, इसको इसकी डिज़ायर्ड चीज़ दे दो, हाँ। तो वो बच्चे की हैबिट बन जाती है कि मैं जब रोऊंगा, मैं शोर मचाऊंगा तो मेरी माँ मुझे रीइंफोर्स करेगी या मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। बच्चे को कभी कभी ये रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है कि उसे नो कहा जाए, उसे रोका जाए, स्टॉप किया जाए एक जगह पे। बच्चा तो नहीं समझेगा नो। हाँ, बच्चा नहीं समझेगा, माँ समझती है, तो माँ को रियलाइज करना है कि मार के रोएगा, हाँ, सर पटकेगा, इधर उधर गिरेगा, एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, आप उसके अटेंशन डाइवर्ट करें। अटेंशन डाइवर्ट करना ज़रूरी है, अटेंशन डाइवर्ट करना है। तो जब उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, कभी कभार कामयाबी होती है, कभी कभार नाकामी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को पनिश करना चाहिए। अमूमन स्कूल्स में होता था कि पीछे जाके खड़े हो जाओ, ट्रेनिंग होती थी एक ज़माने में, मुर्गा बना दिया जाता था। पनिशमेंट हमेशा एसोसिएट की गई है फिजिकल पनिशमेंट से। पनिशमेंट असल में ये है कि जो बच्चा चीज़ चाह रहा है, जो उसको चाहिए वो ना दो। ठीक है, मतलब अगर वो चाह रहा है कि मुझे टीवी देखना है और आप चाहते हैं कि नहीं अभी सो जाए, या वो बिला वजह की जिद कर रहा है, टॉफ़ी मांग रहा है, कुछ भी चीज़ मांग रहा है, तो आप उसे वो ना दें कि तुम उसको उसने हंगामा किया, अब आप क्या करें? वो नहीं, वही वाली बात ना, अटेंशन डाइवर्ट करें उसकी किसी और तरफ, उसको एसोसिएट करें। होते हैं, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनके लिए क्या किया जाए? उसको कंडीशंस लगाएं। अनकंडीशनल लव भी जो है एक चीज़ होती है कि वो बच्चे को बिगाड़ देता है। ठीक है, वो एक टाइम आता है कि आपको वो चीज़ मना करनी पड़ती है, ना कहना पड़ता है। वो माओ को सीखना चाहिए कि वो नो किस वक्त कहेंगे। एक्सीलेंट, जबरदस्त। नो जो है ना, वो सिर्फ लफाजी नो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन। वो आप एक्शन से बोले जी नो मींस यू आर नॉट गोइंग टू गिव इन टू दैट, चाहे वो कितना भी जिद कर ले। मेरी नज़र में आपने एक मतलब गिव इन किया तो बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जिद बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसको पता है कि मैं इस तरह करता हूँ तो मुझे किस एज के बच्चों को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि 6 महीने का बच्चा को तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए 6 महीने का बच्चा ऐसी कोई चीज़ मांगेगा नहीं। वो मांगेगा मैं भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद मिली है, या मुझे सामने अगर उसको शुरू हो गई तो 10 मंथ्स वाला भी नहीं करेगा। ये जिद शुरू होता है, ये शुरू होता है 1 साल के बाद तकरीबन। उससे पहले दे जस्ट वांट देयर नीड एंड डिमांड, दैट्स ऑल। ठीक है, उस दौरान में अगर आपने कोई आदतें उनमें डाल दी है ना, तो जिसमें नो आपने नहीं डाला है, ठीक है, आप उसको डाइवर्ट कर लें। जैसे आप जो चीज़ आपने नहीं करनी है वो चीज़ उठाने जा रहा है, तो क्या करते हो? बिजली के प्लग को उठा रहा है, क्या करेंगे? नो बोलना चाहती हो, नहीं, आप उसको वहाँ से हटा दें, उस चीज़ को वहाँ से हटा दें, बच्चे को उसको वहाँ से हटा दें, उसको डाइवर्ट कर दें, उसको कोई और चीज़ दे दें। मगर ये आपने आदत डाल दी, उसको पता चला कि मैं को हर चीज़ हर वक्त नहीं मिलती, और ये कभी भी दुनिया में नहीं होता। अच्छा, डाइवर्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे को कॉट में बिठा दें, नहीं, उसकी फिजिकल अटेंशन डाइवर्ट। अच्छा, ये हम अभी टैंट्रम्स वाले बच्चों की बात कर रहे थे, मैं कहूँगी आप दोनों से कि एक होते हैं वो इमोशनली खेलने वाले बच्चे, डॉक्टर साहब, मतलब कि आपने कहा नो तो वो मुंह ऐसा बना लिया कि वही माँ बाप जो है उनका कर जाते हैं। तो डॉक्टर उनका क्या करें? देखिए उनका मसला बच्चे का नहीं है, उनका मसला उनके वालिदैन का है। उनको पता होना चाहिए कि मैंने जब नो बोला है तो इसका मतलब है वो नो है, चाहे वो मुंह लटकाए या औंधा खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे वेरी क्विकली बताएं बच्चे को बैठना किस उम्र तक, किस टाइम फ्रेम तक चाहिए? देखिए बैठने के भी 3 स्टेजेस हैं। एक 6 माह के ऊपर अमूमन बच्चे राउंडेड बैक के साथ ट्रसिंग करके बैठते हैं, हाथ रख के, और थोड़ी देर के बाद गिर जाते हैं, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है, फिर वो थोड़ी देर को फिर बैठाना पड़ता है। उसके बाद 8 महीने के करीब और 9 महीने के करीब, 8 महीने बेहतर, स्ट्रेट बैक के साथ आराम से बैठते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, गिरना बिराना नहीं होता, साथ साथ में क्रॉलिंग या क्रीपिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बैठने का स्टेज तकरीबन। बच्चे रोल कब कर सकते हैं? रोल चौथे महीने में, रफली अराउंड। कुछ बच्चे तीसरे महीने के चौथे महीने चल रहे हैं उसमें कर लेते हैं, कुछ 5वें पे आकर करते हैं। तो ये रेंजेस होती हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, मगर सारी चीज़ों को देखना होता है कि रोल नहीं कर रहा है मगर अटेंशन दे रहा है, हाफ रोल कर रहा है, फुल रोल कर रहा है। ये सब बातों के हवाले से बताएं, पहला वर्ड लाइक बाबा या मामा कब तक बोलता है? देखिए लैंग्वेज उनकी एक क्राई है, फिर आती है थ्रोटी साउंड, गलगलिंग साउंड्स आते हैं, और उसके बाद वो लिप्स पे आ जाते हैं, नहीं अपना कूइंग करते हैं, है ना। उसके बाद आ जाएगा लिप साउंड्स, ब म ब, कभी रिपीटेटिव करते तो वो बबा बन जाता है, मामा बन जाता है, दादा बन जाता है, और
उसके बाद आते हैं कि वो आपको वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, जो 1 ईयर के बाद ही तकरीबन शुरू होते हैं। तो उसके अंदर बाबा मामा के अलावा पानी, आई, मम वगैरह वगैरह ऐसे अल्फाज सीखते हैं जो पब्लिक डोमेन में यूजुअल नहीं है, मगर वो उनके क्रिएट किए हुए अल्फाज होते हैं। वो माँ समझती है, जो साथ में रहते हैं वो समझते हैं, हम और आप उधर चले गए तो वो बात नहीं। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, एक आखिरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बच्चे का जो पहला दांत निकलता है वो किस उम्र में निकलता है? जी पैदाइशी दांत भी होते हैं, मगर यूजुअली 6 माह और 9 माह के दरमियान पहले दांत आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर का निकलना चाहिए, नीचे का निकलना चाहिए? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पहले ऊपर का निकले या नीचे का निकले? ना, वैसे यूजुअली नीचे वाले पहले और फिर ऊपर वाले आएंगे, मगर लोग कहते हैं ऊपर वाले निकलते हैं तो वो अनलकी होता है, पता नहीं क्या होता है। नहीं, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, दांत है, काटेंगे। अच्छा जी, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आज हमने क्या कुछ सीखा अपने शो से। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। मैं दिल चाह रहा स्ट्राइक का कॉल कर लूँ, उनको बोलूँ मुझे वक्त बढ़ा के दो, मुझे वक्त चाहिए कि वक्त ख़त्म हो जाता है वेरी क्विकली। मैसेजेस की तरफ आना है तो क्या करें, मैसेजेस लेते हैं। अरफा मुझे बताएं, आज आई नो ज़्यादा टाइम नहीं दे सके हम आपको, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली अगर बच्चों के हवाले से बात करें, क्या मैसेज देंगे आप? बच्चों के हवाले से यही कि उनकी हमेशा हम कहते हैं कि नो कहना चाहिए बच्चे को, बट इतना रिपीटेड नहीं होना चाहिए। उसकी ग्रोइंग एज होती है, अपने बिहेवियर्स को ज़रूर देखना चाहिए कि आप बच्चे को किस तरह से मना कर रहे हैं। बहुत शाउट करके डांटें तो उसकी करेज ही ख़त्म हो जाएगी कोई नया काम करने की। और यकीनन जब चलने की एज होती है या इस तरह की नई चीज़ें सीखने की होती है तो वहाँ पे थोड़ा अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल करना। आई नो कि माओं को अक्सर टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, बहुत सारा काम करना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि माँ की जो 3 आँखें होती हैं एक बच्चे के साथ होती है, तो नेवर कभी भी अपनी माँ के साथ झूठ मत बोलो। जब भी हम स्कूल से वापस आते थे तो हम अक्सर यूँ मुड़ के देखते थे तीसरी आँख आ रही है पीछे की नहीं आ रही है, और हम अम्मी को आके बताते थे पूरे दिन की स्टोरी, और अम्मी एक कॉन्फिडेंस देती थी कि गलत भी करके आओ, माँ को सही बात आके बताओ, ताकि अगर मैं तुम्हारे बिहाफ पे जाके बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे झूठी साबित ना हूँ अपने बच्चों की वजह से। तो वी मेक श्योर ऑलवेज कि हाँ अम्मी को सच बताना है, कि अगर अम्मी कहीं डिफेंड करेंगी तो अम्मी को शर्मिंदा नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को जरूर दे कि अपने माँ बाप से वो सच जरूर बोले। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज है जी। क्या कहेंगे हमारी आपकी बारी? अभी बात हो रही थी पेंसिल होल्डिंग के हवाले से और उससे कि जो हम इतनी जल्दी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉनिटर नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों को जो माइलस्टोन्स में आती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंसिल होल्डिंग। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने बच्चों को कलरिंग दें, कलर्स दें, बुक्स दें, कलरिंग बुक्स दें एंड लेट देम स्क्रिबल। हम एक गलती बहुत बड़ी ये करते हैं कि अगर हम या तो इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, नहीं दे पाते कि स्कूल जाके ही करेगा वो कलरिंग भी, और अगर देते हैं तो फिर हम परफेक्शन की तरफ इतना ज़्यादा आ जाते हैं, निकले और ये प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, या किसी और बच्चे की कलरिंग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो इस तरह से नहीं करो, वैसे नहीं करो। लेट देम डू इट फ्रीली सो दैट उनकी ग्रिप बेहतर हो और पेंसिल होल्डिंग बेहतर हो। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट जी। डॉक्टर इकबाल, आपने एक काम सवाल छोड़ा था वो उसके जवाब दे दूं कि टॉयलेट ट्रेनिंग किस टाइम पे की जाती है। उसके लिए बच्चे के अंदर कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, बच्चा अपनी नीड जता सके, डायपर को या चड्डी को खींच के बता सके कि मुझे इस काम के लिए जाना है, या इशारा करे। 1.5 साल के बाद, हाँ तकरीबन 1.5 साल के लगभग ये हो जाता है कि वो चल सकता है, बैठ सकता है, और उसको ये समझ। मगर उसके साथ पेरेंट्स को भी उस तरफ ध्यान देना होगा कि देखो इसके बाथरूम का टाइम क्या है। हाँ। तो खाना खाने के बाद करता तो उसको उस टाइम पे शाबाशी भी दे, जब वो रिवार्ड भी करे ना, एक हग बहुत है, किस बहुत है, मगर इस तरह उसको टाइन करता है ताकि वो बच्चा आस्ते आस्ते सीखता चला जाए। 1.5 से लेकर 2 साल तक अमूमन ट्रेनिंग का टाइम। अच्छा डॉक्टर इकबाल, वक्त खत्म हो गई, कोई बहुत ही छोटा मैसेज दे सकते हैं आप? देखिए, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, वो एक जीनियाती होती है, एक माहौलियाती होती है। आप उनको जो कुछ सिखाएंगे, तरबियत जब देंगे तभी काम बनेगा। तरबियत बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ABCD और अल्फ बे ते से एजुकेशन नहीं है। ये दूसरी तरबियत जो है माहौलियाती बिहेवियर की, वो सख्त ज़रूरत है, और इसी वजह से हमारा माहौल और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ये शाइनिंग बनेगी। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।
इतना कुछ, इतनी सारी पहलू है जिस पे बात हो सकती है और जो होगी, क्योंकि मैंने इनको भी प्रॉमिस किया और आपको भी प्रॉमिस करूंगी कि ये वापस यही सारे मेहमान को बुलाएंगे और इसको मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। इसका पार्ट 2 डेफिनेटली बनता है। आज से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। बच्चे के हवाले से आप गौर करिएगा, जितनी बातें सीखी हैं आपने, मैं भी सारी बातें दोहराने की बिल्कुल लायक नहीं, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी उम्मीद के साथ कि आज आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी। सायरा कबीर हमारे मेहमान और टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।